डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन लिगेंड बाय अनदर लिगेंड इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सपोज हमारे पास में एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, उसमें लिगेंड जुड़े हुए हैं। एक लिगेंड आता है सपोज एक्स लिगेंड, और ये इस लिगेंड को रिप्लेस करता है, निकालता है और खुद यहाँ पे अंदर चला जाता है। तो मैं बोलूंगा कि एक लिगेंड दूसरे को सब्स्टिट्यूट करता है। और कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता है? सेंट्रल मेटल आयन पे, जो पॉजिटिव सेंटर रहता है, या मैं बोलूंगा जो न्यूक्लियस रहता है। इन्हें पॉजिटिव लविंग रहते हैं लिगेंड्स, इसलिए मैं बोलूंगा इनको न्यूक्लियोफाइल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक रिएक्शन दिखा रहा हूं मैं। ये मान लीजिए मेटल है, जनरली पॉजिटिव रहते हैं, ये पॉजिटिव सेंटर है, लिगेंड इसके साथ में अटैच है, इसको मान लो ये नेगेटिव है। ठीक, अब एक लिगेंड नया आता है जेड इसको, इस लिगेंड को निकाल के खुद यहां चला जाता है। तो इसका मतलब एक लिगेंड ने दूसरे लिगेंड को सब्स्टिट्यूट किया। और ये जो रिएक्शन है, इसको मैं कहूंगा कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि लिगेंड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक, जेड अंदर आया, एक्स बाहर गया, यहाँ पे बन गया एम जेड, एक्स बाहर। इसको मैं बोलूंगा कि एक्स जो है ये लिविंग ग्रुप है, और जेड जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, और एम जो है ये सेंट्रल मेटल आयन है। ऐसी रिएक्शन को बोल सकता हूं फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अब मान लीजिए हमारे पास में एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जहां पे हम ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी करेंगे, तो हम देखेंगे वहां पे कैसा होता है। मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये सेंट्रल मेटल आयन, इसमें 5 लिगेंड, ये है एल, और छठा लिगेंड जो है एक्स। एल जो मैंने यहाँ पे लिखा, एल 5 लिगेंड, ये मान लीजिए दीज आर इनर्ट लिगेंड्स। इनर्ट का मतलब ये ब्रेक नहीं होते यहाँ इससे, और ये बाहर नहीं निकलते। लेकिन जो एक्स वाला है, ये मान लीजिए ये लेबाइल है, यानी इसको कोई भी रिप्लेस कर सकता है, लेकिन एल वालों को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यहां से कौन जा सकता है? फिर यहां से सपोज ये एक्स वाला जा सकता है। मान लीजिए इस कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन मैंने एक वाई से, वाई लिगेंड के साथ में किया, तो वाई एक्स को रिप्लेस करेगा, वाई अंदर जाएगा, एक्स बाहर जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि यहां पे एक लिगेंड ने दूसरे लिगेंड को रिप्लेस कर दिया, तो इसको बोलूंगा मैं, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यानी एक लिगेंड सब्स्टिट्यूट होता है दूसरे लिगेंड की वजह से। अब एक्स यहां पे बोलूंगा मैं, ये है लेबाइल लिगेंड या लिविंग ग्रुप, और जो वाई आ गया ये है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म होता कैसा है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म का मतलब रहता है, हम देखेंगे स्टेप वाइज, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यानी बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग वगैरह, ये सब कैसे होती है इसमें ये देखेंगे। तो मैकेनिज्म अगर हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, तो हमारे पास में 3 तरह के मैकेनिज्म आते हैं। एक आता है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, दूसरा आता है एसोसिएटिव मैकेनिज्म, तीसरा आता है इंटरचेंज मैकेनिज्म। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, एसोसिएटिव मैकेनिज्म और इंटरचेंज मैकेनिज्म। और इंटरचेंज मैकेनिज्म में फर्दर 2 क्लासेस हैं, इंटरचेंज डिसोसिएटिव यानी आईडी मैकेनिज्म, और दूसरा है इंटरचेंज एसोसिएटिव यानी IA मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म्स जो है ना, ये हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे हम ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या होता है। आज के लेक्चर में सिर्फ डिसोसिएटिव मैकेनिज्म देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एसोसिएटिव वगैरह क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से कैसे होती है, और ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होता क्या है ये समझा दूंगा मैं। सपोज हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है ML5, और इसके साथ में एक लिगेंड है और X। इसका रिएक्शन हमने Y के साथ किया, और हमको मिल गया ML5Y प्लस X, यानी Y जो है न्यूक्लियोफाइल है, X जो है लिविंग ग्रुप है, X निकल गया, Y अंदर आया। लेकिन यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये चेंज नहीं हुआ, इसमें और इसमें। यहाँ पे भी 6 लिगेंड है, यहाँ पे भी 6 लिगेंड है, तो विदाउट चेंज इन कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे ये रिएक्शन होती है। लेकिन एक लिगेंड बाहर जाता है, दूसरा अंदर आता है। कैसे होता है?
जैसे ये रिएक्शन जब होगी स्टेप बाय स्टेप तो होगा क्या, ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होगी। पहले स्टेप में MX बॉन्ड जो है ना डिसोसिएट होगा, ब्रेक होगा, और दूसरे स्टेप में MY बॉन्ड बनेगा। यानी डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का मतलब रहता है कि इसमें पहले बॉन्ड ब्रेक होता है और उसके बाद में दूसरा बॉन्ड, नया बॉन्ड बनता है। या मैं ऐसा कहूंगा कि इसमें पहले बॉन्ड डिसोसिएट होता है, उसके बाद में नया बॉन्ड फॉर्म होता है। स्टेप बाय स्टेप यहां पे देखेंगे। देखो होगा क्या, मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स है Ml5, इसके साथ में और एक लिगेंड है X, तो ये हो गए 6 लिगेंड, ये 5 लिगेंड इनर्ट, छठा लेबल है, यानी ये बाहर निकल सकता है। इसको हम रिप्लेस करेंगे। पहले स्टेप में क्या होता है, ये X इससे ब्रेक होता है, मेटल से ब्रेक होता है, यानी MX बॉन्ड ब्रेक, तो X निकल जाता है। लेकिन ये जो है ना ये वाला, ये स्लोली होता है, स्लो स्टेप, क्योंकि हम स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहे हैं। ठीक, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ऐसा बन जाता है, तो एक इंटरमीडिएट बनता है हम यहाँ पे ML5, X निकल गया। लेकिन यहाँ पे इस मेटल के साथ में अब कितने लिगेंड रहे, सिर्फ 5, तो मैं बोलूंगा इस इंटरमीडिएट में कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ 5 रह गया। ओरिजिनल मॉलिक्यूल में कितना था, 6, यहाँ पे कितना रहा, 5। उसके बाद में दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये X की जगह Y आ जाता है, लेकिन ये फास्ट आता है और ये बन जाता है ML5Y, यानी ये फाइनल कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन नंबर फिर इंक्रीज होता है फ्रॉम 5 to 6, तो ये जो है इसमें बीच में इंटरमीडिएट बनता है। अब ये इंटरमीडिएट देखेंगे हम कैसे बन सकता है। मान लीजिए ये एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक, ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसमें 5 लिगेंड ऐसे L L L L L, ये छठा लिगेंड यहाँ पे है, यहाँ पे छठा लिगेंड ये X, यहाँ पे भी ऐसे ही ये 5 लिगेंड है और छठा लिगेंड इस वक्त यहाँ पे है। ये मान लीजिए इक्वेटोरियल पोजीशन है, यहाँ पे एक्सियल पोजीशन है, राइट। पहला स्टेप स्लो स्टेप है, क्योंकि पहले स्टेप में X निकल जाता है, X ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे भी X ब्रेक होगा, राइट, तो स्लो स्टेप। इसमें इस स्लो स्टेप में ये ब्रेक होने के बाद में क्या होगा, अगर यहां से ब्रेक हो गया तो यहां पे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस तरह का कॉम्प्लेक्स, यानी इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा, ये इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट की शेप जो है वो स्क्वायर पिरामिडल। अब अगर आप इस इंटरमीडिएट की शेप देखेंगे, ये है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर से X निकला और यहाँ पे किससे निकला, यहाँ पे एक्सियल पोजीशन से X निकला, यानी लिगेंड निकला। बात समझ में आ गई। तो अगर मैं इसमें देखूंगा कि ये वाला जो स्टेप है इसमें बॉन्ड ब्रेक्स होते हैं, ये स्लो स्टेप है, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो स्टेप होता है रिएक्शन में जो स्लो स्टेप रहता है। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीशी इन्वॉल्व इन स्लो स्टेप। अब पहला स्टेप इसमें स्लो स्टेप होता है, डिसोसिएशन स्टेप है ना। तो पहले स्टेप में कौन सा रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है, ML5X, ये हमने देखा। तो फिर मैं ये कहूंगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ML5X, इसकी कंसेंट्रेशन, ठीक, या रेट इज इक्वल टू K ML5X। ये जो K है ना यहाँ पे, ये है रेट कांस्टेंट, ठीक। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो रिएक्शन है इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन इस स्लो स्टेप में क्या होता है, इसका जो स्लो स्टेप है ना, पहला स्टेप, पहले स्टेप में इसमें डिसोसिएशन हो जाती है, बॉन्ड ब्रेक होता है स्लो स्टेप में। तो ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है ना वो डिसोसिएटिव स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी फर्स्ट स्टेप, इसका जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें डिसोसिएशन हो जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये है डिसोसिएटिव SN1 रिएक्शन। डिसोसिएटिव SN1 का मतलब रहता है सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर या फर्स्ट ऑर्डर, मैं बोलूंगा सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और कौन सी रिएक्शन, डिसोसिएटिव रिएक्शन, क्योंकि इसमें स्लोवेस्ट स्टेप में यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में डिसोसिएशन हो जाती है। अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एसोसिएशन हो जाती तब मैं बोलता इसको एसोसिएटिव मैकेनिज्म, लेकिन इसको क्या बोलूंगा मैं, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म।
अब ज़्यादातर जो रिएक्शंस हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वो होती है बाय दिस डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, ये बात याद रखना। और इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट वो बनता है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का, और मोस्ट प्रोबेबली जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट। यानी हमारे पास में दो तरह के इंटरमीडिएट अभी देखे थे हमने, एक था स्क्वायर पिरामिडल, दूसरा था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट, ये बात याद रख लेना। अब ये जो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है, अगर हम इसमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे या मैं कहूँगा कि रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम, यानी रिएक्शन कैसे होती है, उसमें एनर्जी चेंजेस कैसे आती हैं, ये एक ग्राफ है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एक ग्राफ है, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन पाथ, या मैं बोलूँगा यहाँ पे लिख लूँगा मैं सपोज फ्री एनर्जी वर्सेस रिएक्शन पाथ। अब देखो, अगर हम इस रिएक्शन पे नज़र डालेंगे तो रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले ML5X जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में, जहाँ पे सेंट्रल एटम M है, X और L5 ये लिगेंड्स हैं, लेकिन 5L ये निकलने वाले लिगेंड्स नहीं है, छठा ये जो X है ये निकलने वाला लिगेंड है, या मैं बोलूँगा इसको लेबाइल लिगेंड। तो पहले क्या होगा, पहले ये MX बॉन्ड ब्रेक होता है, यही होता है ना, पहले लूज होगा बॉन्ड, उसके बाद लूज हो गया, अब यहाँ पे ब्रेक हो गया, ये बन जाएगा सबसे पहले ये ML5 इंटरमीडिएट, क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट में कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप देखेंगे तो वो है बराबर 5, जबकि ओरिजिनल मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक। उसके बाद में इंटरमीडिएट बनने के बाद में Y अटैक करेगा दूसरे स्टेप में। अब Y अटैक कर रहा है, यानी बॉन्ड बनाना शुरू हो गया, पहले बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे बाद में बॉन्ड बन जाएगा तो स्टेप खत्म, यानी ये बन गया प्रोडक्ट। अब ये जो पूरा जो मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाया, इसी को अगर हम दिखाएंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ। देखो, ये रिएक्शन मान लीजिए इसलिए हो रही है कि ये मान लीजिए ये हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स है, लो स्टेबिलिटी, और ये वाला जो है लो एनर्जी कॉम्प्लेक्स यानी हाई स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब हम मानते हैं कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, यानी ये ज़्यादा स्टेबल इसलिए ये बन गया, और रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, ज़्यादा है, यानी ये कम स्टेबल है, इसलिए ये ब्रेक हो गया। तो ब्रेकिंग के दौरान सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पे आ जाएगा, टेंशन तब आएगा जब MX बॉन्ड छूटने लगेगा, यानी ब्रेक होने लगेगा, तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तब एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मॉलिक्यूल में टेंशन ज़्यादा होगा। और दूसरा टेंशन कहाँ पे होगा, दूसरा टेंशन होगा यहाँ पे, जहाँ पे बॉन्ड बन रहा है। देखो यहाँ पे, इसको मैं इन दोनों स्टेट्स को मैं बोलूँगा दीज आर ट्रांजिशन स्टेट्स, चेंजिंग स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पे चेंज आ रही है ना, ये टेंशन वाले स्टेट है। अब ये जो वाला स्टेट है, ये वाला इंटरमीडिएट स्टेट, ये इंटरमीडिएट दो ट्रांजिशन स्टेट्स के बीच में बनेगा, लेकिन इसकी एनर्जी, इसमें उतना टेंशन नहीं होगा जितना इन दोनों में टेंशन होगा, ठीक। और सबसे कम एनर्जी कहाँ पे होगी, इन दोनों में। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट को स्टेबल मानता हूँ तो प्रोडक्ट की एनर्जी फर्दर इससे कम हो जाएगी। इसको हमें ग्राफिकली दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, देखो ये है रिएक्शन, ये है रिएक्टेंट्स, इनकी एनर्जी मान लीजिए इतनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले MX बॉन्ड ब्रेक होने लगा तो यहाँ पे टेंशन बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, यहाँ पे पहुँचेगा। MX बॉन्ड जो ही टूट जाएगा, टेंशन फिर से खत्म, तो थोड़ा सा ये मॉलिक्यूल रिलैक्स हो जाएगा। X निकल गया, यहाँ से X निकल गया। अब तो यहाँ पे क्या रहा, यहाँ रहा ML5 प्लस X, मान लो X निकल गया है ना, लेकिन टेंशन थोड़ा कम हो गया। उसके बाद में Y आ रहा है, यहाँ से Y अटैक कर रहा है Y, तो Y बॉन्ड बनाना चाह रहा है इससे, तो यहाँ पे फिर से टेंशन बढ़ेगी, एनर्जी थोड़ी फिर बढ़ेगी। फिर Y जब इसके साथ में पूरा बॉन्ड बनाएगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा इधर, ठीक, ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक। तो प्रोडक्ट जो ही बन गया तो एनर्जी एकदम से डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये स्टेबल प्रोडक्ट है, स्टेबल। जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उतना रिएक्शन की, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, यानी स्पीशी की एनर्जी कम हो जाएगी। अब इन दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे,
फिलहाल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि रिएक्टेंट ज़्यादा अनस्टेबल है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। ठीक, अब ML5X में यानी रिएक्टेंट में ये रिएक्शन कराने के लिए या MX बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है। इस एनर्जी को मैं बोलूँगा एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका मतलब रिएक्टेंट और इस ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो एक्टिवेशन एनर्जी का एनर्जी डिफरेंस है। यानी जब मैं इस कॉम्प्लेक्स को इतनी एनर्जी दूंगा तब जाके यहाँ पहुँचेगा, तब जाके ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से यहाँ इसको फिर से एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि बॉन्ड फॉर्म हो जाए, तो दूसरा ट्रांजिशन स्टेट बन जाए, फिर प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, अब ये जो दो स्टेट्स हैं दीज आर हाई एनर्जी स्टेट्स जिन्हें हम ट्रांजिशन स्टेट्स कहते हैं, और ये वाला जो है इसे मैं कहूँगा इंटरमीडिएट। तो फिर यहाँ पे पता ये चलता है कि इंटरमीडिएट दो ट्रांजिशन स्टेट्स के बीच में बन गया। ठीक है, तो ये है इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। रिएक्टेंट बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है पहले, उसके बाद में इंटरमीडिएट बन रहा है तो एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, फिर नया बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा तो एनर्जी फिर बढ़ने लगेगी, फिर जब प्रोडक्ट बनेगा तो एनर्जी खटाक से नीचे आ जाएगी, खत्म, यानी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिलहाल आज इतना ही।